क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 13 की अगर हम बात करें तो आधे मैचेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, 3 मैच अब कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल, उसके बाद नीदरलैंड वर्सेस नेपाल और उसके बाद हुआ स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड। ये 3 मैच के बाद अब 3 मैच और बचे हैं और जो अगले इसी कड़ी में अगला मैच है वो है नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में। जो वही टीम है जहाँ जिन्होंने शुरुआत में भिड़ी थी इस राउंड में, बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम रहा जहाँ पर नेपाल ने अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज कंप्लीट किया था ओडीआई में। उसके बाद फिर से नेपाल और स्कॉटलैंड होस्ट आमने सामने होने वाली है अगर हम बात करें कल के इस मैच में। अब मैच प्रीव्यू की यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें शुरुआत वेदर से करते हैं। यहाँ पर एक बैड न्यूज है। जी हाँ, इस बार जो है वो डेफिनेटली एक बैड न्यूज जरूर है। और इस बार अब तक जितने मैचेस हुए पहले मैच के वेदर में आपको बताया था कि क्लाउडी रहेंगे लेकिन क्लियर रहेगा। दूसरे मैच में रेन इंटरप्शन आएगा और हुआ भी था, भले शॉर्ट रेन इंटरप्शन था लेकिन हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो ये कल वाले मैच में स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल वाले मैच में बहुत ज्यादा बारिश के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एंड जो रिपोर्ट है वेदर रिपोर्ट है उसके बारे में आप बताएंगे जरा कि सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक जो वेदर है वो क्या बता रहा है। बारिश के चांसेस काफी ज्यादा है इन कंपेयर टू पिछले 3 मैचों के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम देखें जैसे कि 11 बजे से लोकल टाइम के हिसाब से ये मैच शुरू होते हैं तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 40% जो बारिश के जो चांसेस हैं वो दिखाए गए हैं 11 बजे से। उसके बाद 12 बजे 28%, फिर 1 बजे 31%, 2 बजे 56%, ये बहुत हाई होता जा रहा है। बिल्कुल। और 3 बजे 61%, ये सबसे हाईएस्ट है जो 2 और 3 बजे के बीच में बारिश दिखाई गई है। लेकिन ओवरऑल अगर 4 बजे भी जी हाँ बिल्कुल 59% 4 बजे भी लगातार है। तो अगर आप देखें 1-2 बजे से जो 4-5 बजे तक का जो मौसम है वो बड़ा ही खतरनाक है। अगर हम कहें ठंड तो वैसे ही पड़ी हुई है वहां पर 40 में, अगर हम देखें बहुत ज्यादा ठंड है। उसके ऊपर से ये बारिश फिर बादल, ये और ज्यादा मामला खराब करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं जितना अभी वेदर में दिख रहा है। लेकिन बात की बात बाद में है, वेदर तो ऊपर वाले के हाथ में है। कभी भी धूप हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम ये वेदर जो है शेड ऑफ हो जाए, कट जाए और मैच अच्छे से हो जाए। लेकिन अब तक जो मैचेस हुए उसके मुकाबले सबसे ज्यादा रेन चांस इसी मैच यानी 8 तारीख के मैच में है जो कि संडे को यहाँ पर होना है। चलिए, ये वेदर रिपोर्ट की बात हो गई। वेदर अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है, प्लेयर्स को अपना काम करना है। हमारा काम है आपके सामने डिस्कशन और बातें वगैरह लेकर आना। अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा जो पहला क्लैश रहा वो जबरदस्त रहा, बहुत ही फेयर मैच रहा। लास्ट गेम में जाकर कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ, लेकिन डेफिनेटली नेपाल को फुल पॉइंट्स यहाँ देने पड़ेंगे जिस तरह से उन्होंने फाइट दिखाई, खास करके ऊपर के बल्लेबाजों ने। उसके बाद फिर गुलशन और करण ने वो बेहतरीन आउटिंग रहा। लेकिन वो अब एक मैच हो गया, वो पास्ट हो गया। आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करे, लेकिन अब आपको 2 और पॉइंट के लिए यहाँ पर लड़ना है। हर एक मैच इंपॉर्टेंट। जब आप लीग 2 में होते हैं, आप कैसे जीत रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, पॉइंट्स आपको उठाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक 4 पॉइंट नेपाल ने यहाँ पर उठा लिए। एंड सबसे पहले प्लेइंग 11 से बात करते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत है उस प्लेइंग 11 को जिस प्लेइंग 11 के सामने साथ नेपाल अब लास्ट मैच में नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच में उतरा था। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक। ये तो नो लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता अनलेस कोई इंजर्ड हो। हाँ, वो बात अलग है, कोई किसी की तबीयत खराब हो गई है या कोई इंजर्ड हो गया तो वो मामला अलग है। लेकिन उसके अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि आप प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ भी चेंज करने का सोचें। बिल्कुल। चलिए, और जहां तक स्कॉटलैंड की बात है तो वो सेमी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। वो उतरना होना चाहिए जो नीदरलैंड के खिलाफ लेकर कहीं ना कहीं उतरे थे। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो शायद उन्हें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए चेंज करने की। चार्ली सेसल को लेकर आना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए क्या वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैक जार्विस या लियाम नेनोर को अगर वो ट्राई करना चाहें, जैक जार्विस तो थे ही खैर स्क्वाड में, नेनोर को अगर और लाना चाहें या नहीं, या आपने जैसा कहा सेम 11 के साथ उतरे, देखना बिलीव और करेंगे शायद रिची बैलिंगटन सेम 11 पे, वो उस पर नजर जरूर जाए। बिल्कुल सही कहा। एंड एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्कॉटलैंड के लिए इस पूरे अभी तक जो मैचेस उन्होंने खेले, 2 मैच अभी तक उन्होंने खेले हैं, इसमें एक चीज बहुत क्लियरली हमें नजर आई और हमें ओवरऑल देखने को मिला है कि स्कॉटलैंड जब भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है अपने बल्ले से तो उनके टॉप 4 बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ज्यादा ही रहता है। कभी कभार हो जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम रहता है, लेकिन इन टॉप 4 बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बल्ले से इस अभी तक कंसर्न है स्कॉटलैंड के लिए। इस राउंड 13 में अगर हम बात करें जस्ट नंबर्स हैं आपके पास। बिल्कुल देखिए, अगर हम देखें 2 मैच मिलाकर, एक जो स्कॉटलैंड के दोनों मैच हुए उसमें टॉप 4 ने मिलकर सिर्फ 208 रन किए इस दोनों मैचों में, इंक्लूडिंग पूरे 2 मैच मिलाकर 208 रन सिर्फ किए हैं। यानी कि 8 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए,
2 मैचों में और सिर्फ 208 रन बना पाए। और आप एवरेज देखेंगे तो 26 का एवरेज जाकर ये बैठ जाता है। तो पर प्लेयर, तो बिल्कुल सही कहा आपने, पर प्लेयर ये 26 का एवरेज बैठ जाता है, जो कि बहुत ही खराब है। एक स्टैंडर्ड टीम, जो इतनी बड़ी टीम है एसोसिएट में, ओडीआई में बहुत और यार इसमें 3 बल्लेबाज कौन से हैं? मनसे, बैरिंगटन और ब्रेंडन मैकलम, उम्दा बल्लेबाज हैं। तो जरूर है अपने आप में काफी ज्यादा पुअर ये जो बैटिंग एवरेज है पर प्लेयर का, ये हमें दर्शा रहा है इन दोनों मैचेस में जो स्कॉटलैंड ने यहाँ पर अभी खेले। बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली सीधा पॉइंट हमारा यही रहेगा कि इन टॉप 4 बल्लेबाजों में से कम 2 को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कम से कम 2 की हम बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी जितनी भी हो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी ताकि स्कॉटलैंड को एक अच्छा स्कोर मिल सके और अच्छा बोर्ड को लगा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस भी आता है प्लेयर के अंदर है। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि जो 297 टीम ने लगाए थे उसमें टॉप 4 का उतना हैवी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन था। चार्ली टियर ने रन 80 में, रिची बैरिंगटन ने 30 करीब किए, तो 100 तो इन दोनों के हो गए, बाकी सबके मिलाकर 120-30 करीब हो गए। तो देखिए में भी टॉप 4 का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसके नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल फ्लैट रहा है। तो बहुत जरूरी है टॉप 4 के बल्लेबाज का परफॉर्मेंस करना स्कॉटलैंड के लिए, वरना वो रन्स में और जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है उसमें बहुत ज्यादा भारी कमी हमें देखने को मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एंड दिक्कत तो बॉलिंग में भी बहुत नजर आती है स्कॉटलैंड की। अगर हम बात करें अभी तक उतनी खासा बॉलिंग हुई नहीं है। मैं सीधे पेस अटैक की पहले ज्यादा बात करना चाहूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, स्विंग नहीं मिल रही है और लाइंस और लेट फ्यूरी को भारी मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये कहना होगा, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और लाइन और लेंथ से भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है स्कॉटलैंड के। अगर हम बॉलर्स की बात करें, जिस तरीके की लेंथ और लाइन डाली गई, काफी एक्स्ट्रास भी डाले गए उनकी तरफ से। जो नेपाल के खिलाफ हमने मैच देखा उसमें काफी पुअर आउटिंग रही थी बॉलर्स की। इस बार डिसिप्लिन होने की जरूरत है। कम से कम अगर आप एक्स्ट्रास ना दें, कम से कम आप बाउंड्रीज को, सिंगल्स को खासकर रोकने की कोशिश करें, मजबूर करें बल्लेबाजों को या नेपाल के कि वो रिस्क लें, शॉट खेलें, सिंगल्स ज्यादा अगर ना दे। जब आपकी बॉल स्विंग ना कर रही हो, हरकत ना कर रही हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है बॉलर के पास कि वो बाउंड्रीज को रोककर, सिंगल्स को रोककर, माफ कीजिएगा, सिंगल्स को रोककर बल्लेबाज को मजबूर करे कि वो बाउंड्रीज पर ले जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यही प्लान अपनाना पड़ेगा स्कॉटलैंड के बॉलर्स को नेपाल के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड के बॉलर्स को शायद ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर ब्रेंडन मैकलम का विकेट देखेंगे, 3 विकेट उन्होंने नेपाल के खिलाफ लिए थे, उस पर आप काफी देख पाएंगे कि दीपेंद्र और आपके जो भीम थे वो मारने के लिए जा रहे थे। जी हाँ, वो मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो विकेट कीपर ऊपर रखते हैं, जगह है नहीं, और क्लोज फील्डर ने रखा था, क्लोज फील्डिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जो स्कॉटलैंड के साथी बॉलर हैं वो जरा ब्रेंडन मैकलम से सीखे कैसे उन्होंने बॉलिंग कराई थी और सिंगल से रोकने की कोशिश करें। अगर आपकी बॉल मूव, स्विंग या स्पिन ज्यादा नहीं हो रही है, मार्क वाट से उम्मीद होगी कि वो चलें, प्लीज आप थोड़ा परफॉर्म करिए। आपका कैलिबर बहुत बड़ा है, अच्छा नहीं लगता कि वहां पर 50-60 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिखा है आप जैसे बॉलर पर। आप एक्सपीरियंस है, डेली क्रिकेट आपको हमेशा बैक करेगा और करता रहेगा, लेकिन डिलीवर करने की भी जरूरत। बिल्कुल सही कहा आपने। तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत स्कॉटलैंड से नेपाल के मैच में स्कॉटलैंड के बॉलर्स के लिए आई थी, खासकर पेसर्स के लिए, कि बॉल की मूव नहीं की तो वो एक्सपोज हो। बिल्कुल उस सिचुएशन में जो हमने प्लान बताया ये बहुत ज्यादा वर्क करता हुआ नजर आएगा, जो उसी मैच में ब्रेंडन मैकलम ने करके दिखाया था जब उन्होंने भीम और दीपेंद्र का विकेट लिया, बांधकर विकेट कीपर ऊपर, क्लोज फील्डर लेकर सिंगल्स डबल्स रोकने की कोशिश की। वही अप्लाई करना पड़ेगा बाकी बॉलर्स को भी। नेपाल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अभी तक जो चीजें गई हैं, जो चीजें की गई है वो काफी बेहतर रही है, काफी सारी चीजें रही, खास करके सेकंड मैच में जो चीजें गई नेपाल के लिए उसकी हम ज्यादा तारीफ करेंगे कंपेयर टू पहले मैच। पॉइंट्स कलेक्ट करना आपका मेल गोल है, वो आपने पहले मैच में किया, फैंटास्टिक है, जबरदस्त है, एफर्टलेस है। लेकिन सेकंड मैच में जो रहा उससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, उससे आप खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। और वही चीजें कहेंगे, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुशल आसिफ को न्यू बॉल निकालनी पड़ेगी, 8-10 ओवर बिना विकेट अगर टीम जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आसिफ को थोड़ा सा अपनी इनिंग को बड़ा करने की जरूरत है। स्ट्रगल 50 आ गई है, आसिफ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फेस निकल रहा है, लेकिन उसमें कुशल पुर्तल का भी बहुत है। आसिफ को कम से कम थोड़ा लंबा जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, कम से कम 13, 14, 15 ओवर तक वो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर। दोनों बार में आसिफ का विकेट पहले गिरा है कुशल के मुकाबले, दोनों ही करे, अच्छा करे, उम्मीद करेंगे बस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा 8 से 10 ओवर शुरू के इन दोनों को निकालने पड़ेंगे बिना कोई विकेट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एहसास आपको तब ज्यादा होगा जब ये दोनों बहुत जल्दी आओ। जरूर 1-2 ओवर में अगर 1-2 विकेट गिर गए, कुशल पुर्तल आसिफ आउट हो गए, तब आपको एहसास होगा कि कुशल आसिफ
कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे हमारे लिए शुरू के 2 मैचों में, जो इस मैच में नहीं हो पाया। भीम से उम्मीद करेंगे कि भीम रन्स करें, स्कोर करें। अभी तक वही एक बल्लेबाज की तरफ से कुछ खासा कंट्रीब्यूशन अभी तक आया नहीं है। पहले मैच में आया था, रोहित के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी, लेकिन उनसे और की उम्मीद है, क्योंकि उनका जो यूके टूर गया था वो बहुत अच्छा गया था। वहां पे वो रन्स कर रहे थे अच्छे खासे, उनसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनके बल्ले से मेन मैचों में वो रन्स निकल कर नहीं आ रहे, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उम्मीद करेंगे कि भीम अपना रन्स करे, बाकी बल्लेबाजों ने अपना रोल अच्छा निभाया है। डिफेंस से उम्मीद करेंगे कंसिस्टेंसी बनी रहे। ये 38 रन जिन्होंने मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन में आए हैं, ये बहुत दिनों बाद, बहुत 10 15 20 मैचों बाद आए हैं, बहुत लंबे इनिंग बाद ये विनिंग कंट्रीब्यूशन में ऐसे मैच रन से आए हैं। अब ये फिर से हमें इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े, आप थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करिएगा, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। बाकी आरिफ ने अपना रोल बहुत शानदार, गुलशन ने बहुत अच्छा मारा हुआ है, और बाकी सब बॉलर्स की जहां तक बात है, सोमपाल और करण की जोड़ी ने जो पिछले मैच में किया वो फैंटास्टिक था, हमने तारीफ भी की थी, वही उन्हें रिपीट करना है। लगातार चेक करते रहना है, चौथे पांचवें स्टंप पर बॉल को आपको गिराना है, बॉडी के क्लोज लेकर आना है, पैडों को टारगेट करना है, बाकी सब फील्डिंग्स वगैरह जो सेकंड मैच में आपने किया था उससे ज्यादा रेप्लिकेट करने की कोशिश करिएगा बजाय मैच वन के। ये डेलीकेट जरूर कहेगा, 100 बातों की एक बात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैच एनालाइज लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। बने रहिए डेलीकेट चैनल के साथ।